नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जिसका वेट था यूपीएससी ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, यानी कि यूपीएससी ईपीएफओ 2026 की नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको अपने सामने दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वेबसाइट है वो यहाँ पर दी हुई है, और इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है वो 22 अगस्त 2026 से लेकर के 11 सितंबर 2026 तक की डेट आपको दी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए। ये एक बहुत ही बेटर, बहुत ही शानदार ऑप्शन बी भी हो सकता है आपके लिए, और ऑप्शन ए तो अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो आपके लिए तो है ही। बाकी अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिहाज से यूपीएससी ईपीएफओ हमेशा एक ऑप्शन बी की तरह पे होता है, तो आप ज़रूर से इस फॉर्म को भरिएगा। और अगर इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तब तो आप इस फॉर्म को एकदम डेफिनेटली भर ही दीजिएगा, विदाउट मिसिंग दिस फॉर्म। इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अब इस पूरी वीडियो के अंदर हम इस पूरी नोटिफिकेशन को एक तो समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कितनी सीटें हैं, क्या है एग्ज़ाम, कहाँ पे कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे वेटेज रहता है सब्जेक्ट वाइज, वो सारा कुछ हम अगले 10 से 15 मिनट में इसी वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने, क्योंकि ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है और ईपीएफओ के बच्चों के लिए हम लगभग पिछले 1 साल से काम कर रहे थे, आपके लिए हमने 2 किताबें बनाई हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाओ हमारी वेबसाइट के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर जाकर के किताबों को डाउनलोड कर लो। एक तो 600 पन्ने की किताब है जिसमें हमने सारे मेजर टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारा कुछ यहाँ पर डिस्कशन 600 पन्ने की इस किताब में मिल जाएगा। दूसरी, इसके साथ हमने एक और किताब बनाई हुई है, ये हमारी पीवाईक्यू की किताब है। जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईपीएफओ में, वो सारे क्वेश्चंस हमने इस किताब में डाले हुए हैं, और ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी हैं और इसके साथ में सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज फॉलो करके ये पूरा पीवाईक्यूज को तैयार किया गया। बहुत लंबा समय से यूपीएससी में बहुत लंबे समय से अनअकैडमी इसको प्रिपेयर कर रहा था, तो ये दोनों किताब अब फाइनली हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इन दोनों किताबों को डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से इन किताबों से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। एग्जाम डेट जो है वो कभी भी आ सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसीज कितनी है, जो सबसे अपना मेन मुद्दा है। तो एपीएफसी की जो वैकेंसी अपने पास आई है टोटल, वो टोटल 80 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 29 सीटें हैं, एससी के लिए 15 सीटें हैं, एसटी के लिए 10 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 18 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीटें, और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर 3 सीटें दिखाई दे रही हैं। अब 29 सीट्स जो रिजर्व्ड हैं जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और बाकी का सारा आपको ब्यौरा दे दिया। तो टोटल अगर आप इनको कैलकुलेट करते हो तो ये टोटल 80 वैकेंसीज हैं। अब जो एग्ज़ाम की डेट है इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपका साल देखें कि आप कितने ईयर्स के होने चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये एलिजिबिलिटी है 35 साल, और ओबीसी के लिए एलिजिबिलिटी है 38 साल। अब यहाँ पर जो 35 साल की ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लास्ट डेट फॉर्म भरने के 11 सितंबर 2026। आप सीधा ये देखेंगे कि 11 सितंबर 2026 को क्या आप 35 साल के हो गए हो। अगर आप इस डेट पर, यानी कि 11 सितंबर 2026 को 35 साल से ज़्यादा के हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, या 35 साल के हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर 11 सितंबर 2026 के दिन आप 35 साल से कम हैं या 35 साल के, तो आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। सिर्फ इतना देख लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी को फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। अब इसके एग्जाम पैटर्न को अगर हम समझें तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। और क्यों इसको ऑप्शन बी मैं कह रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में इसके सिलेबस को देख करके समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो 120 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप के ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने गलत मार्क किया तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होती है। अगर आपने टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 300 नंबर का होता है, और आपको इसके लिए 120 मिनट मिलते हैं। यानी कि आपके पास 120 सवाल हैं, 120 सवाल के लिए आपके पास 120 मिनट है। मतलब पर सवाल अगर आपका देखा जाए तो 1 मिनट का समय आपको मिल रहा है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर की जाती है। ये पूरा एग्जाम पैटर्न है हमारा ईपीएफओ के लिए। अब इस एग्जाम पैटर्न में अगर आप देखो तो ये जो 120 क्वेश्चन और 120 मिनट, ये वाला जो पूरा कंपैरिजन है, ये हमारे लिए बड़ा सेट बैठ जाता है। जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन प्रीलिम्स वगैरह अगर आप दे चुके हो तो आपके लिए बड़ा सेट टाइम बैठ जाता है कि भाई चलो 1 मिनट का लमसम मुझे समय इसके अंदर मिल रहा है, तो मैं इससे बेटर परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। और 3 नंबर का आपको दिखाई दे रहा होगा, 300 नंबर का टोटल ये पूरा पेपर होने वाला है, जिसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई सवाल छोड़ दिया तो 0, अगर आपने उस सवाल को गलत मार्क किया तो
आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो जाएगी। वही आप समझ लीजिए कि वही वाला स्थिति है जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में दिखती है, कुछ मिला जुला के वही स्थिति यहाँ पर है। अब हम आते हैं इसके आगे सिलेबस के ऊपर कि आखिर सिलेबस में ऐसा क्या है, और थोड़ा सा हम इसका पैटर्न वैटर्न देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज इसकी इंपॉर्टेंस को देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर हम सिलेबस का यूपीएससी सीएससी का सिलेबस एक तरफ रखें और ईपीएफओ का सिलेबस एक तरफ रखें और उसके कॉमन सब्जेक्ट्स को अगर हम मैच करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारे यूपीएससी सीएससी में भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इधर भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, जनरल इंग्लिश हमारे इधर भी है, जनरल इंग्लिश इधर भी है, करंट इवेंट्स इधर भी हैं, करंट इवेंट इधर भी हैं, इंडियन पॉलिटी और इकॉनमी यहाँ पर भी है, वैसे ही पॉलिटी इकॉनमी यहाँ पर भी है। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपने साइड भी दिखता है, वहाँ पर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिखता है, मतलब सीसैट उधर भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उधर, इधर भी सीसैट आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश है ये सब है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया हो गया या जनरल साइंस हो गया, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके यूपीएससी सीएससी में भी है और ईपीएफओ के अंदर भी है। यानी कि कॉमन सब्जेक्ट्स होने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि जो चीज़ आपने, और इसका सिलेबस मोटा मोटा सेम ही है, जो चीज़ आपने यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ रखी है, ये सारे सब्जेक्ट जो आपने सीएससी के लिए पढ़ रखे हैं वही सब्जेक्ट्स यहाँ पर ईपीएफओ में भी आते हैं। कहने का मतलब साफ इतना हुआ कि आपने जिस डेप्थ से पढ़ाई अगर यूपीएससी सीएससी लेवल की है, सीरियस पढ़ाई करी है और प्रीलिम्स में आप किसी कारणों से फेल हो गए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, यूपीएससी में वही सारी चीज़ें आपकी काम आ जाएंगी। बल्कि ईपीएफओ के अंदर उससे उस लेवल के क्वेश्चन से कम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बना देंगे आपके लिए, कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, जो हमने किताब छापी है उसी के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसमें कम तरह ही आपको सवाल दिखाई देंगे। तो यानी कि आपका जो जिस लेवल की डेप्थ आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे कम ही डेप्थ आपको यहाँ पर चाहिए, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो आपके यूनिक सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम यूनिक सब्जेक्ट्स को देखें तो यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर आपको जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स एक यूनिक सब्जेक्ट मिलता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस एक यूनिक सब्जेक्ट, यहाँ पर ये दोनों यूनिक सब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वैसे तो आईसीटी हमारे यहाँ पर भी साइंस एंड टेक में आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशंस पूरी तरीके से यहाँ पर एक यूनिक सब्जेक्ट के तौर पर रखा गया है। बाकी सारी चीज़ें आपको मेजर सेम यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ 3 यूनिक सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक जनरल अकाउंटिंग, एक आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और एक आपको दिखाई दे रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। बाकी जनरल साइंस हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आती हैं। अब मोटा मोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वेटेज क्वेश्चन का क्या होता है। जैसे हमें अपने सिविल सर्विसेज का पता होगा कि भाई साइंस एंड टेक कभी कभी हैवी आ जाता है, कभी हिस्ट्री पॉलिटी इकॉनमी बिग 4 हैं, इनसे सवाल आते हैं, वैसे ही कुछ मामला इधर भी है। अगर आप देखो तो जनरल इंग्लिश से 2023 की ये एनालिसिस है, जनरल इंग्लिश से यहाँ पर 20 सवाल पूछे गए थे और इजी टू मॉडरेट टाइप के सवाल होते हैं। अगर आप 15 से 18 अटेम्प्ट करते हो तो उसको एक गुड अटेम्प्ट माना जाता है। और जनरल इंग्लिश के अंदर सिलेबस में क्या आ रहा है, मैं आपको एक बार वो सिलेबस भी दिखा देता हूँ इंग्लिश का। आप ये सिलेबस देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब, मतलब सिंपल ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, डिटरमाइनर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, synonyms, antonyms, idioms, phrases, one word substitution, jumbles, active, passive, synonyms, antonyms, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस बनती है। मतलब बेसिक वोकैबलरी, मतलब नॉर्मल वोकैबलरी, एंड उसके साथ में आपकी जो बेसिक ग्रामर है वो ठीक ठाक होनी चाहिए यहाँ पर इंग्लिश के लिए। तो वो इंग्लिश का यहाँ पर सिलेबस है, और इंग्लिश के सिलेबस में आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका वेटेज है, इसमें से 15 से 18 आप अटेम्प्ट करते हो तो गुड अटेम्प्ट माना जाता है। उसके बाद आपका जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा। इसमें 23 में 14 से 18 सवाल पूछे गए थे, 10 से 14 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ठीक अटेम्प्ट माना जाता है इसको। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको 9 सवाल दिखाई दे रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपको 10 से 12 सवाल दिखाई दे रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के 9 सवाल दिख रहे हैं, करंट अफेयर्स के 8 से 10 सवाल, इंडियन पॉलिटी के 5 सवाल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी को मिलाकर 21 से 22 सवाल, और जनरल साइंस के 10 सवाल। अब अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ तो आपको 4 मेजर सब्जेक्ट्स दिख गए होंगे, जैसे मुझे दिख रहे हैं वैसे आपको भी दिख गए होंगे। एक पहला हमारा जनरल इंग्लिश हो गया 20 सवाल, दूसरा यहाँ पर 2023 में 10 से 12 सवाल, 14 से 18 सवाल आपके मेंटल एबिलिटी क्या है, तो ये दूसरा सब्जेक्ट मेरा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद तीसरा जो आपका आता है वो 21 से 22 सवाल यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस और सोशल सिक्योरिटी से आ जाते हैं। और ये वही, इनमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी इसमें ले लो, तो ये 4 मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, जिनमें से 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉस वाले, ये दोनों सब्जेक्ट यूनिक सब्जेक्ट हैं इसका मतलब, और वेटेज भी इनका ठीक ठाक है, इसका मतलब मुझे ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा। और इनमें 21 से 22 सवालों में 16 से 18 का अटेम्प्ट भी होना चाहिए
चाहिए अगर गुड अटेम्प्ट मानना है तो, और उधर 6 से 8 अटेम्प्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये 4 मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। एक तो जनरल इंग्लिश हो गया, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, तीसरा आपका अकाउंटिंग हो गया, और चौथा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज वाला सब्जेक्ट हो गया। ये चारों मेरे मेजर सब्जेक्ट हो गए जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना सब है, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। बाकी के सब्जेक्ट मेरे वैसे भी रेडी हैं क्योंकि मैंने यूपीएससी सीएससी के लिए वो पढ़ रखा है। दूसरा 2021 का अगर एनालिसिस देखें तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है जनरल इंग्लिश में आपके 20 सवाल यहाँ पर भी पूछे गए हैं। उसके बाद मेजर यहाँ पर करंट इवेंट से 14 से 16 सवाल पूछे गए हैं। फिर से इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से 8 से 9 सवाल, मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव 15 से 16 सवाल, और उसके बाद आपका जनरल अकाउंटिंग से 8 से 10 सवाल। तो मतलब वही है, मोटा मोटा उसी के लमसम रहता है। इंग्लिश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है ईपीएफओ के अंदर, तो इंग्लिश तो 20 सवाल हिलाने ही है और 20 करने ही करने हैं, वो तो एकदम मैक्स आप मान करके चलिए। उसके बाद 2 सब्जेक्ट को आप फोकस करिए अपना, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज वाला और दूसरा अकाउंटिंग वाला। इन दोनों को बहुत अच्छा फोकस रखिए क्योंकि बाकी तो वैसे भी हमारा रेडी है। ये 2021 का एनालिसिस था। 17 का ये है। 17 में भी आपको जनरल इंग्लिश के 20 सवाल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करंट इवेंट्स के 12 से 13 सवाल दिख रहे हैं। 14 सवाल आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 14 से 15 सवाल, एंड देन कम्स दी जनरल अकाउंटिंग, उसके 13 सवाल। मतलब यही मेरे मेजर 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे सवाल आते हैं। करंट इवेंट से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यही मेरे मेजर क्वेश्चन आते हैं इन सवालों से, इन सब्जेक्ट से। अब इसमें आपको देखो जनरल साइंस का 11 क्वेश्चन है यहाँ पर, कि जनरल साइंस का जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन दिखता है। ये जनरल साइंस का जब इधर आते हो तो भी 10 क्वेश्चन दिखता है। तो इसमें आपको बहुत चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। 10 सवाल जनरल साइंस से आ रहे हैं हर साल। इंडियन पॉलिटी से कम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 5 से 6। मेरे सब्जेक्ट से काफ़ी कम क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन है। वही 5 से 6 यहाँ पर भी हैं इंडियन पॉलिटी से, वही 5 से 6 यहाँ पर भी, आई थिंक 5 क्वेश्चन था यहाँ पर। तो इससे कम सवाल आते हैं। मतलब इंडियन पॉलिटी मुझे आखिर में मैं पढ़ूंगा, लास्ट में मैं पढ़ूंगा। उसके बाद आप देखो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से यहाँ पर 15 सवाल पूछ लिए गए। उसके बाद यहाँ पर भी आपके 13 से 15 सवाल हैं। आगे जाओगे फिर वहाँ पर भी 8 से आपके इंडियन हिस्ट्री से ये आपके 9 सवाल हैं यहाँ पर। तो मतलब मिला जुला करके 10 से 15 के बीच में कहीं ना कहीं ये सवाल रहते हैं, इनका वेटेज रहता है। तो मेरे को ये 4-5 सब्जेक्ट्स जो है वो फोकस करके चलना है, करंट इवेंट्स उसके साथ। बाकी तो जो मेरा यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपरेशन है वो तो चल ही रहा है। इसके साथ जो यूनिक सब्जेक्ट्स हैं उस पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और उन सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा। फटाफट से अगर आप सिलेबस देख लो तो इंग्लिश का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। जनरल साइंस का सिलेबस वैसे ही जैसा हमारे यहाँ पर है। जनरल साइंस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, काइनेटिक्स इंक्लूडिंग द डिस्टेंस, डायनेमिक, न्यूटन्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, लाइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिस्ट्री, केमिकल चेंजेस, उसके बाद एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, एटम्स, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, एनर्जी, एसिड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। करंट इवेंट्स के अंदर अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट स्कीम से सवाल पूछ लिए जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट इन न्यूज़, डिफेंस एक्सरसाइजेज, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डेज इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स। ये अपॉइंटमेंट्स पे बड़ा फोकस रखते हैं ये लोग, पर्सन इन न्यूज़ पे और अपॉइंटमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ये लोग फोकस रखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखेगा भी। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स पर। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर माइलस्टोन्स हैं जिससे ये सवाल पूछते हैं करंट के अंदर। उसके बाद हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल आता है उसके अंदर आप देखोगे तो ये सिलेबस है। मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वैसे ही एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू होता है मॉडर्न इंडिया पूरा, और उसके बाद पूरा मॉडर्न इंडिया यानी फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह इंक्लूड करके। फिर आर्ट एंड कल्चर का भी इसमें पार्ट है, एक ठीक ठाक पार्ट है, जहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस फॉर्म्स, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन लैंग्वेजेस, रिलीजन, फिलॉसफी, स्कल्पचर्स और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इसके साथ में इंडियन यूनियन एंड सिटीजन्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया, रजिस्ट्रेचर्स इन इंडिया, जुडिशरी इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इकोनॉमी से भी वही जैसा हमारा रहता है सिलेबस वैसा ही है, इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई, और ये पूरा मैंने टॉपिक लिख दिया है जो आपके सिलेबस में है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, पॉवर्टी एलिविएशन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी। मतलब ये थोड़ा सा कम सिलेबस, बीओपी वगैरह ये थोड़ा कम सिलेबस आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसा यूपीएससी में जितना वास्ट सिलेबस है उतना नहीं है। अकाउंटिंग पर आते हैं तो अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, रेशियो एनालिसिस, ये सब आपके अकाउंटिंग में आते हैं। देन कम्स द लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस से उसका ओवरव्यू
रिव्यू, इंडिया का लेबर फोर्स, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर लॉस पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारे एक्ट्स हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद कुछ लेबर कोड्स हैं, कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इससे भी सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो ये मोटा मोटा अपना सिलेबस रहता है। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे कहाँ से कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल बनते हैं और प्रीवियस ईयर में हमने कौन से टॉपिक से सवाल बनते हुए देखा है, सिलेबस में वो कहाँ है और उसको कहाँ से पढ़ना है सोर्सेस के साथ में, तो आप कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ज़रूर से लेकर के आएंगे। तो कमर कस लीजिए। फाइनली जिस नोटिफिकेशन का इतने समय से इंतजार हो रहा था, वो नोटिफिकेशन फाइनली अब आपके सामने आ चुका है, जहां पर आपको एक क्लियर कट यहाँ पर आपको 80 वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। और ये 80 वैकेंसीज के लिए बहुत ज़बरदस्त फाइट होगी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसीज है वो 29 है। तो फटाफट से इसका फॉर्म भरिए। और फॉर्म जो है वो भरने की जो डेट है मैंने आपको बताई दी कि ये डेट जो है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये डेट 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग और 11 सितंबर 2026 तक जाएगा। लास्ट तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी से ही फॉर्म भर के एकदम अपना रेडी कर लो और उसके बाद कमर कस लो एकदम तैयारी के लिए। जबरदस्त तैयारी एकदम हमें करनी है और इस एग्जाम को आप अपना बहुत तगड़ा ऑप्शन भी बना सकते हो। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इस समय यूपीएससी ने आपको दी है। तो अब आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।